बड़ा लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था। ये एक डिवाइस है जिससे हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। उसका प्रिंसिपल हमारे पास था कि अगर कांस्टेंट करंट हो और एरिया जो है वायर का कांस्टेंट हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बनाने के लिए हमारे पास एक वायर होती है लेंथ में, ठीक है। जो हमारे पास रियोस्टेट थी उसमें यह था कि वायर वाउंड होती है और पोटेंशियोमीटर में वायर स्ट्रेट होती है। वायर की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर है और उसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल है। टर्मिनल या पॉइंट ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस स्मॉल आर और लेंथ स्मॉल एल होती है। तो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे जब हम काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी डायग्राम आपके सामने है कि बैटरी और वायर लगा के हमने पोटेंशियोमीटर बनाया और उसके साथ हमने वोल्ट मीटर लगाया। जब टर्मिनल सी टर्मिनल ए पे होगा तो जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वो ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। जब सी बी की तरफ मूव करता है तो आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो हम इसी तरह ज़ीरो से लेके बी तक कोई भी पोटेंशियल अटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ कि किसी भी बैटरी की जिसकी ईएमएफ हमें नहीं पता हम कैसे फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके। तो उसके लिए जिस बैटरी की ईएमएफ हमने फाइंड करनी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा के हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा देते हैं। ठीक, 16 तो हमने टर्मिनल की और बी के दरमियान मूव करवाना है। तो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है वी एस इक्वल है स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू ई, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान करंट तब फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, ये पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल सेम होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो करंट जीरो हो जाएगा। उस टाइम पे जो वी एस इक्वल हो जाएगा ई एक्स के। तो ई एक्स इक्वल है स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू ई। तो अगर हम वायर की बात करें तो हमारे पास आर इक्वल होता है रो एल ओवर ए। तो वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ई एक्स आ जाएगा स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू ई, ठीक है। तो ये हमारे पास ईएमएफ फाइंड करने का फार्मूला है। स्मॉल एल हमारे पास ए और सी के दरमियान लेंथ है और कैपिटल एल हमारे पास टोटल लेंथ है। तो इस तरह हम लेंथ को मेजर करके हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है कंपैरिजन द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। पीछे हमने जी एक सेल की ईएमएफ फाइंड की। अब हम अगर दो हमारे पास बैटरी दो तो दोनों की ईएमएफ को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मेथड वही यूज करना है जो हमने पीछे मेजर करने के लिए फाइंड किया था। तो मेथड which is used to measure the EMF of cell can also be used to compare E1 and E2 respectively. तो जिन दो बैटरीज की ईएमएफ को हमने कंपेयर करना है उनके पॉजिटिव टर्मिनल को हम पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब वाई, अब पहले इसको हम एक्स से कनेक्ट करेंगे। जब हम एक्स से कनेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे जाके ये बैलेंस होगी उसे हम फाइंड कर लेंगे। ई वन इक्वल है एल वन ओवर कैपिटल एल इंटू ई, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी या ई वन के केस में, ठीक है। हमने इसे ई वन से कनेक्ट किया
जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0, ये उस पॉइंट से हम E1 की वैल्यू लिखते हैं, E1 इक्वल है स्मॉल l1 ओवर कैपिटल L इंटू E। उसके बाद हम इसको 2 से कनेक्ट करेंगे और बैलेंस करेंगे, उसके लिए फार्मूला आ जाएगा L2 ओवर L इंटू E। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड होती है और राइट हैंड साइड राइट से डिवाइड होती है। तो E1 ओवर E2 इक्वल आ जाएगा L1 ओवर L इंटू E और L2 ओवर L इंटू E। तो E से E कैंसिल, कैपिटल L से कैपिटल L कैंसिल, तो E1 ओवर E2 आ जाएगा L1 ओवर L2। तो द रेशियो ऑफ EMF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ। तो अगर हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करके उसकी रेशियो ले लें तो वही रेशियो उनकी EMF के दरमियान भी होगी। बेटा ये बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह हम दो सेल की EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो इसे हम कैसे यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द EMF ऑफ ए सेल, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, ये अभी हमने पढ़े हैं। कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिवाइडर, ये भी हमने पढ़ लिया। और टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये तीनों हमने पढ़े हैं, लेकिन ये हमने पढ़ा नहीं है तो आपने याद रखना है कि इसको यूज करके हम कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज कर सकते हैं, EMF फाइंड कर सकते हैं, दो EMF को कंपेयर कर सकते हैं और किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात बेटा? यस सर। आगे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर के एंड पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बाय increasing the potential difference or decreasing the length and the temperature of the wire? Decreasing the length and the temperature of the wire. तो हम कह रहे हैं जी कॉपर वायर के अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी थी कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, तो उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, याद रख ले। VD इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल है I ओवर NEA। I हमारे पास करंट है, N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और A हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम जानते हैं कि V इक्वल है IR के, तो I हमारे पास इक्वल आ जाएगा V बाय R के। तो I की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो VD आ जाएगा V ओवर NEAR। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला आ गया VD इक्वल है V ओवर NEAR। तो हम देख रहे हैं कि जो VD है ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। दूसरा हमारे पास है कि लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, तो VD इक्वल I ओवर NE है V ओवर NEAR।
हम जानते हैं कि जो आर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर को और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आर भी डिक्रीज होंगे, यानी लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब हम जानते हैं कि वी डी और आर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब आर डिक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बड़े क्वेश्चन की समझ आ गई? नो सर नहीं आई। क्या बात समझ नहीं आई? क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि क्वेश्चन क्या है। ओए, कोई हाल नहीं, तो पूछ लेना था ना तब। बड़ा क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमारे देख कह रहा है जी पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर। हमारे पास एक कॉपर वायर है, हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने वी अप्लाई कर दिया, उसके अक्रॉस एंड पे बैटरी लगा दें। कह रहा है जी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। पहला पार्ट है जी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, ये कह रहा है कि अगर हम वी को इंक्रीज करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन की समझ आई अब? यस सर। ठीक है कि हमने कॉपर वायर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और क्वेश्चन है कि अगर हम V को इंक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो VD का फार्मूला है I ओवर NEA। I हमारे पास करंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो I इक्वल है V ओवर R के, तो VD आ गया V ओवर NEAR। तो VD हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बात समझ आ गई है? यस सर। क्यों मुजम्मिल? सर ये जो वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जी जी, इसका वी आपने कैपिटल क्यों रखा है? वेलोसिटी का वी तो स्मॉल होता है ना। वो वैसे ही लग रही है क्योंकि वो उसके साथ सब्सक्रिप्ट लिखना था ना, तो इसलिए इसको कहते हैं, अभी छोटा भी कर देते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहना, वो सब्सक्रिप्ट के लिए, ठीक है। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास। अच्छा, दूसरा हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन था डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट है कि हमारे पास वही सर्किट डायग्राम है। तो अब कह रहा है जी हमने लेंथ डिक्रीज कर देनी है, यानी जो हमारे पास लेंथ है इसको हम कम कर देते हैं, वायर को काट के छोटा कर देते हैं। और यहाँ अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना, लेंथ डिक्रीज करनी, क्या फर्क पड़ेगा। तो वही फार्मूला हमारे पास वी डी इक्वल है V ओवर NEAR। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेंगे और लेंथ को भी डिक्रीज करेंगे, ये कह रहा है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर, जब दोनों को डिक्रीज करेंगे तो आर क्या होगी, डिक्रीज। और हम देख रहे हैं फार्मूला से कि वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो जब आर डिक्रीज होगी वी डी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर और लेंथ को डिक्रीज करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। मेरा बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहले में वो कह रहा था कि कॉपर वायर के एंड पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर हम लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक बंदा है वो किसी ऐसी जगह में पैदा हुआ, उसे पता ही नहीं है कि नमक के बारे में, कि नमक का नाम उसे नहीं आता। उसने टेस्ट तो किया हुआ लेकिन उसे नाम नहीं आता। वो किसी ऐसी जगह में चला गया, वहां पे कुछ चीज खाता है, वो नमक को टेस्ट तो करता जा रहा है, लोग उससे पूछते हैं हमें नमक बराबर है या नहीं है, उसे कोई उसे नमक के बारे में नहीं पता, लेकिन उसने टेस्ट किया हुआ। वो कह रहा है जी, डू बैंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। कह रहा है कि क्या अगर ये हमारे पास अगर एक स्ट्रेट वायर हो, इसको हम बेंड कर देते हैं, ठीक है, वायर को हम ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, तो क्या जो बैंड्स हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो बैंड्स की वजह से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला आर इक्वल है रो एल ओवर ए। रो हमारे पास रेजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। उसके बाद लेंथ, अगर अभी इसकी लेंथ 1 मीटर है तो अगर हम उसे बेंड भी कर देते हैं तो उसकी लेंथ 1 मीटर ही रहनी है, हम उसे उसकी लेंथ ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरह जो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी बेंड करने से चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ना हमने उसे प्रेस किया ना उसे, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू चेंज की है। ठीक है, तो तो जब हम वायर को बेंड करेंगे ना उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, ना उसकी लेंथ चेंज हो रही है, ना एरिया चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एज बेंड इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, सो आर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ा बात समझ आ गई है इसकी? यस सर आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13.3 है। तो बेटा ये आपने बड़ा अच्छी तरह किया हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। कह रहा है व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर गिवन इन फिगर ए एंड बी। दो हमारे पास डायग्राम दी गई हैं, उनमें से हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और टॉलरेंस फाइंड करनी है, और टॉलरेंस का मतलब क्या, ये चीजें हमने बतानी है। बेटा कलर कोड याद है? सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। अभी अटक रही है, पहले से अटक रही है? अभी आवाज आ रही है? अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इस डिजीज का जो काज है वो बहुत अटक रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। जी बेटा अभी आवाज आ रही है? आप ऐसे जो ये पैटर्न है जनरेट कर लेंगे, फिर उस पैटर्न को आप मैच करेंगे किसी हेल्दी म्यूजिक के साथ,
जी बेटा अभी आवाज आ रही है? जी बेटा आवाज आ रही है अभी कि नहीं? ये बड़ा क्वेश्चन हमारे पास है कि दो हमें डायग्राम दी गई हैं, डायग्राम ए और बी। तो हमें कहा जा रहा है जी इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो कलर कोडिंग आपने पढ़ा था, वो याद है? कलर और उनके नेम, वो एक वर्ड बताया था आपको, बीबी रॉय जी, बीबी जी, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, तो उसी से हमने फाइंड करने हैं। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उस दिन के जो पहला कलर है उसका भी हम नंबर लिखते हैं, दूसरे का भी नंबर लिखते हैं, तीसरे के लिए नंबर ऑफ 0 लिखते हैं, और आखिरी जो बैंड होता है उसके लिए हम टॉलरेंस लिखते हैं। तो इधर हमारे पास ब्राउन है, तो ब्राउन का नंबर हमारे पास था 1, तो ब्राउन हैज वैल्यू 1। ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 और 5। और जो तीसरा होता है ये हमें नंबर ऑफ 0 बताता है, तो रेड की वैल्यू 2 है तो 2 0 हम लगा देंगे। और ये बैंड हमारे पास गोल्ड है, अगर गोल्ड बैंड हो तो 5% टॉलरेंस है, सिल्वर बैंड हो तो 10% है, और अगर हमारे पास कोई बैंड ना हो तो 20% टॉलरेंस होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गई, विद 5% टॉलरेंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1500 ओहम और 5% टॉलरेंस है। ये बड़ा बात समझ आ गई इसकी? Yes, sir. इसी तरह हमें दूसरे की भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं। दूसरे में देखें, पहला कलर हमारे पास येलो है। जी बेटा येलो का नंबर याद है किसी को? भूल चुके हैं? बेटा येलो का कलर हमारे पास 4 है, वाइट का कलर हमारे पास 9 होता है नंबर यानी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ऑरेंज, और ऑरेंज का जो कलर हमारे पास है, जो नंबर है उसका है 3। ठीक है, तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ 0 लगाने हैं, तो येलो के लिए 4, वाइट के लिए 9, ऑरेंज के लिए 3 0 लगा दें। और ये सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए 10% टॉलरेंस होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसके हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। येलो के लिए 4, वाइट के लिए 9, और ऑरेंज के लिए जो नंबर 3 है तो उसके लिए 3 0 लगा देंगे। सिल्वर बैंड है तो 10% टॉलरेंस हम लिख देंगे। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली टॉलरेंस। उसके बाद टॉलरेंस की कहते किसी हैं, तो पॉसिबल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि 1000 ohm resistor with the tolerance 10% will have an actual value anywhere between 900 ohm and 1100 ohm। ये बड़ा बात क्लियर है?